Hello dear students, we are learning second part of chapter 5 towards green energy. So पहले वीडियो में हमने लास्ट में बात करी थी रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। एनर्जी जनरेशन कैसे होता है, कौन से रिसोर्सेज थे, कन्वेंशनल और मॉडर्न रिसोर्सेज, उसमें क्या टाइप्स थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कन्वेंशनल मेथड्स, मेनली थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स, उसमें कोल और नेचुरल गैस, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पहले तो समझते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या उससे हमारे बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि भाई उससे नेचर को क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंट मतलब सस्ता मेथड है ये। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब कीमत कम लगेगी, इससे जो एनर्जी बनेगी वो सस्ती पड़ेगी अपने को। तो इससे जो एनर्जी बनाएंगे आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, वो कॉस्ट एफिशिएंट होगा और फास्टर मेथड, मतलब ये जल्दी अपने को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। देन टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी वेल डेवलप्ड एंड एस्टेब्लिश, तो जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास आज के समय में, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ता है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आज हमारे पास पूरी तरीके से डेवलप्ड है। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, और पूरी तरीके से हम लोगों ने वो जो भी लगता है, रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, मशीनरी जो लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास डेवलप्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। तो उसके लिए कोई नया रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमारे, तो उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा बच सकता है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या होंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले तो इट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कोल है या फिर नेचुरल गैस है या फिर हमारे हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो गए। तो जो भी चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और वो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग जो लिमिटेड हैं, ठीक है, और कभी ना कभी फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे कि कोल है ना, कोल को बनने के लिए हज़ारों साल का टाइम प्रोसेस लगता है, तो उसको यूज़ जो कर रहे हैं हम, तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो उसके लिए कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो तब क्या हम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इट कॉजेज पोल्यूशन और हार्म्स द एनवायरनमेंट, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से ये क्या करता है, नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। कई तरह के पोल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। कई तरह के पोल्यूशन यहाँ पर कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जो है देखने को मिलते हैं। देन उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, तो कोल जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो क्रिएट होता है। देन उसके अलावा कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये मेथड्स जो होती हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, वो काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। तो अगर इसमें एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर, अगर हम लोग कोई गलती करते हैं, तो उसमें उसका बहुत बड़ा भुगतान हमको भुगतना पड़ सकता है। तो डेंजरस मेथड्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर जो मटेरियल, मशीनरी, बिल्डिंग्स लगती हैं, जो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो बहुत बड़ा लैंड लगेगा, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। देन मैन पावर जो रहता है, वो मैन पावर भी काफ़ी ज़्यादा मैन पावर हमको यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर। तो मोर मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड, मैन पावर की रिक्वायर मतलब लोगों की, ज़्यादा काम करने वाले लोग हमको ज़्यादा चाहिए इन मेथड्स के अंदर, तो मोर मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। सो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि आपको पूछे कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के क्या एडवांटेजेस या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, मूविंग अहेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, वो भी कौन सा वाला, कोयले की बेसिस पे कैसे चलता है पावर प्लांट, कैसे एनर्जी बनाई जाती है कोल में से, कोयले को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इस फ्लो चार्ट में क्या शो किया गया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीट एनर्जी, तो कोल के अंदर हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट की मदद से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो सबसे पहले तो लगेगा फ्यूल, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं आप, कोल यूज़ कर रहे हैं। अब इसके आगे फ्यूल कोल जलाएंगे आप, तो उसके आगे कनेक्टेड होगा बॉयलर, और उस बॉयलर में क्या हो रहा होगा,
वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो फ्यूल को जलाएंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, और उस हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे, एक बॉयलर, जैसे कुकर होता है ना, अपने घर में हम लोग खाना पकाते हैं तो कुकर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पानी भरते हैं हम, तो उस पानी में जब कुकर में जब बॉयल होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है और उससे खाना पक जाता है उस एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एक बॉयलर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके आगे कनेक्टेड होगा एक स्टीम टरबाइन। तो जो स्टीम यहाँ बनी है उस स्टीम की मदद से क्या करेंगे, हम स्टीम टरबाइन को घुमाएंगे। उसके बाद स्टीम टरबाइन घूमेगा तो वो कनेक्टेड होगा जनरेटर से। जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होगी, फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर ये जो दो सिस्टम हमने देखे, एक बॉयलर और एक स्टीम टरबाइन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, या इन दोनों से कनेक्टेड एक और सिस्टम है यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम लोग सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग द स्टीम बैक इनटू वाटर। तो अब यहाँ पर जो स्टीम है, जो हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर उस स्टीम की मदद से हमने क्या किया, जनरेटर अपना टरबाइन को जो है हमने घुमाया है, और वो स्टीम जो है यहाँ से टरबाइन से निकलने के बाद इस सिस्टम में जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, उस स्टीम का कन्वर्जन वापस से पानी में हो जाएगा, और वो पानी को हम वापस से रीयूज़ कर लेंगे और वो उसको हम बॉयलर में वापस भेज देंगे। और इस तरीके से ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम फिर पानी में कन्वर्ट हुआ, फिर पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी हमारे एक पावर जनरेशन प्लांट के लिए, जो कि बेस्ड है हमारे कोल एनर्जी के ऊपर, है ना। कोल में से जो हम लोग कोल एज अ फ्यूल हम यूज़ करेंगे और उस एनर्जी को यूज़ करेंगे, ओके, उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल फ्लो चार्ट। कभी कभी 2 मार्क के लिए इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए बोल सकता है एग्जाम में। उसके बाद एक और फ्लो चार्ट दिखाया गया है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है हमारे थर्मल पावर प्लांट में। तो सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी है हमारे कोल के पास। तो कोल में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, कार्बन से बना होता है, कोल इज एन एलोट्रॉप, है ना, एक तरह का एलोट्रॉप होता है। तो कोल जो है वो नॉन अमरफस एलोट्रॉप होता है, और उसमें कार्बन है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब केमिकल एनर्जी है उसके पास। तो उस केमिकल एनर्जी को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, थर्मल एनर्जी में। तो जलाएंगे तो थर्मल एनर्जी बनेगी, हीट बनेगी। फिर उस हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे, स्टीम को बनाएंगे, तो स्टीम में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को हम किस में का ट्रांसफर कर देंगे, टरबाइन के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, देन टरबाइन से क्या बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने टाइप की एनर्जी हुई यहाँ पर, एक हो गई केमिकल, फिर थर्मल, फिर काइनेटिक, यहाँ भी काइनेटिक तो 3 ही हो गई। उसके बाद चौथी हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले केमिकल, केमिकल से थर्मल, थर्मल से काइनेटिक, एंड देन काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। हमने एनर्जी प्रोड्यूस की है क्या, नहीं, हमने एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की, हमने क्या किया है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये था बेसिक आइडिया। अब अगर हम देखें कि इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली में जो पावर प्लांट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्लेस्ड होती हैं वो देखना है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। आप समझने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो एक तो समझिए कि ये यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है, इसको टैंक कहिए या कंडेंसर कहिए। इसमें रहेगा पानी, ठीक है, नीचे की तरफ क्या रहेगा, यहाँ पर पानी रहेगा, वाटर रहेगा। अब पंप की मदद से इस पानी को कहाँ भेजा जा रहा है, इस बॉयलर के अंदर। तो ये जो ब्लैक कलर का चैम्बर आपको दिख रहा है, ये है आपका बॉयलर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है प्रोसेस देखिए। अब पानी यहाँ से इस पाइपलाइन के जरिए ऐसे ऊपर जा रहा है इस तरफ, और इस साइड इस वाले चैम्बर में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बॉयलर है अपना। अब यहाँ पर है कोल, फ्यूल कौन सा यूज़ किया है हमने, कोल और एयर हम लोग क्या करेंगे, इस बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं और उसको जला रहे हैं यहाँ पर। तो कोयला जब जलेगा तो क्या होगा भाई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कोयला जलेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और वो हीट एनर्जी से क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर इसके अंदर जो पानी ट्रांसफ़र हो रहा था, इस हीट एनर्जी की वजह से ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, आधे रास्ते में ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होकर इधर ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब जब कोल को जलाए थे आपने, तो यहाँ से कुछ गैसेस निकली होगी, और उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए बॉयलर से एक कनेक्टेड रहता है स्टैक, एक तरह की चिमनी होती है। तो देखो जो हार्मफुल गैसेस निकली है यहाँ पर कोयले को जलाने के बाद, वो इस रास्ते से बाहर चली जाएगी। तो एक चिमनी लगी होगी यहाँ पर, हार्मफुल जो भी गैसेस निकलेगी कोयले को जलाने के बाद, जो गैसेस निकलेगी उनको बाहर निकलने के लिए एक रास्ता दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्टीम बन गई है, जो स्टीम बनी है,
वो स्टीम देखिए यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ ये टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन को घुमाएगी वो स्टीम टरबाइन है ये। इससे रॉड लगी है, रॉड कनेक्टेड है आगे जनरेटर से, और जनरेटर से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? आपके घरों में या फिर बैटरी में हम लोग वहाँ पर स्टोर करेंगे। अब टरबाइन को घुमाने के बाद यहाँ से स्टीम जो है ये वापस इस वाले टैंक में आ जाएगी, और इस वाले टैंक में यहाँ पर पंप लगा होगा, और इसकी मदद से ये कहाँ जाएगी? आगे स्टीम इस कूलिंग टावर के अंदर जाएगी। कूलिंग टावर में क्या होता है? कूलिंग टावर में इस गर्म स्टीम को क्या किया जाएगा? घुमा घुमा के क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा और वापस से पानी में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए हमने कहा था ना कि यहाँ पर एक सिस्टम चाहिए हमको स्टीम को वापस से पानी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ये सिस्टम है। ये जो आपका यहाँ पर कूलिंग टावर है उसमें क्या होता है? स्टीम को वापस से पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो नीचे यहाँ पर पानी जमा हो गया है, और इस पानी को फिर इस पंप की मदद से यहाँ से वापस किस में डाला जाएगा? आपके टैंक में डाला जाएगा। उस टैंक में से फिर पानी को पंप करके कहाँ लेके जाएंगे? आप यहाँ पर बॉयलर के अंदर लेके जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है कोई भी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेपर एंड हॉट एयर क्या है? ये तो जब स्टीम को ठंडा किया जाएगा तो उसके ऊपर फव्वारे डाले जाते हैं पानी के, ठीक है। तो स्टीम को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी के फव्वारे डालेंगे, तो वो जो ठंडा पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत पानी जो है यहाँ पर लॉस होता है। तो ये पूरा आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसका? थर्मल बेस्ड पावर प्लांट विच इज इम्प्लाइंग कोल को यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्मल बेस्ड पावर प्लांट का आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं अभी इसमें अभी प्रॉब्लम्स क्या है। ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है इसमें नेचर को क्या नुकसान होता है या इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इसको कन्वेंशनल मेथड्स में रखा गया है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये कई ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। देखो कोयले को जब जलाएंगे तो यहाँ से क्या निकले थे? कई सारे गैसेस निकल रहे थे। तो वो गैसेस में क्या क्या होता है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो ये जो 3 गैसेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इसको अगर हम लोग इनहेल करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। उसके अलावा कई तरह के एयर पोल्यूशन भी ये कॉज करता है। तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें है ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत बड़ा इशू है ये। तो कोयले को जलाने के बाद कई सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। देन सेकेंड चीज़ है यहाँ पर कुछ ऐसे गैसेस निकलेंगे जिसकी वजह से सूट पार्टिकल्स, तो कोयले के गैसेस तो निकल ही रही हैं जो ऊपर 3 गैसेस हमने देखी, उसके अलावा यहाँ पर सूट पार्टिकल्स आपने देखा होगा काले काले कलर के छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। तो कभी हम कपूर वगैरह जब जलाते हैं उसके ऊपर अगर कोई चीज़ रख दें हम ढक्कन वगैरह, तो एक काले काले कलर की एक परत जम जाती है, और उसको अगर हम अपनी उंगली से उठा के देखें तो उस पर आपको छोटे छोटे काले कलर के पार्टिकल्स दिखते हैं। तो उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम लोग सूट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जब कोयले को जलाया जाएगा तो भी उस समय भी क्या होंगे? कई सारे सूट पार्टिकल्स, देखिए काला धुआं निकल रहा है ना यहाँ से, काले धुआं मतलब क्या है? ये इसके अंदर सूट पार्टिकल है। तो वो सूट पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट को कई ज़्यादा नुकसान होगा। अब उसके आसपास जो वर्कर रहेंगे काम करने वाले, या उस लोकेलिटी में आसपास के शहर में या फिर गांव में जो रहने वाले लोग होंगे, अगर उस हवा को इनहेल कर लेंगे, है ना, सांस लेंगे जब, तो वो सूट पार्टिकल्स उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर देंगे, और उससे कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। अस्थमा वगैरह हो सकता है या फिर लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। उसके अलावा और क्या है? रिजर्व फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड। रिजर्व्स ऑफ फ्यूल मतलब कोयला जो है वो लिमिटेड एक रिसोर्स है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप जब यूज़ करोगे तो कभी तो ख़त्म हो जाएगा। लिमिटेड है, कोल जो है क्या है? लिमिटेड है। तो इन फ्यूचर देयर विल बी लिमिटेशंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल। तो कोल अवेलेबल नहीं रहेगा तो इससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आप तब क्या करेंगे? तब तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। अभी तो हम कह रहे हैं कि ये सस्ता मेथड है, लेकिन बाद में जब कोल अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? उल्टा इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो जाएगी। तो अगर इस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी मिले, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है हमारे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट जो कि यूज़ करता है कोल का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कन्वेंशनल मेथड। देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के बेसिस पे, तो अब कोयले की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ नेचुरल गैस। बाकी पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर सेम रहेगा, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है? कोल की जगह पर क्या यूज़ करना है? नेचुरल गैस यूज़ करना है। अब नेचुरल गैस भी आपको पता है कि एक तरह की फ्लेमेबल गैस है, ये भी ज़मीन में से ही ऑब्टेन होती है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कोल में? तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मेथड है, उससे थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। कोल से जितना खतरनाक हार्मफुल
गैसेस वगैरह निकलती है उससे तो भी ये बेहतर है। इफ़िशियंसी जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। उसके अलावा इसमें जो गैसेस होगी वो गैसेस, यहाँ जो गैसेस वहाँ खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे कि ये आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 गैसेस आपकी नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट में नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्योंकि सल्फर नहीं होता, कोयले में सल्फर होता है, नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन में नहीं होता है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर CO2 तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तो अब एक थोड़ा सा बेहतर है, पहले वाले से तो थोड़ा बेहतर ही है ये मेथड। अब इसका अगर हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें क्या क्या है, तो अरेंजमेंट देखिए इसके पावर प्लांट में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो एक कंप्रेसर रहेगा जिसकी मदद से हम प्रेशराइज्ड एयर, क्योंकि देखो एयर में ऑक्सीजन है और नेचुरल गैस को जलने के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशराइज्ड एयर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे एक नेचुरल गैस लिखा होना चाहिए था, NG लिख देते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस। तो यहाँ से नेचुरल गैस आपके कंबशन चैम्बर मतलब जो भट्टी है, जिस भट्टी के अंदर गैस को जलाया जा रहा है, तो यहाँ पर इस साइड से नेचुरल गैस अंदर जा रही है और इस साइड से कॉम्प्रेस्ड एयर को अंदर भेजा जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, वो नेचुरल गैस जलाई जाएगी। अब उसको जलाने के बाद कुछ और गैसेस प्रोड्यूस होंगी और उन गैसेस के पास क्या होगा, हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी को आगे भेजा जाएगा इधर गैस टरबाइन के ऊपर और उससे गैस टरबाइन घूमेगा। गैस टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन घूमने से क्या होता है भाई, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। सिर्फ क्या किया है हमने, कोल की जगह पे नेचुरल गैस लिया है और बॉयलर ना यूज़ करते हुए एक कंबशन चैम्बर इस्तेमाल किया है। इसमें ना वाटर का इस्तेमाल है, ना ही स्टीम बन रही है। इसमें क्या बन रहा है, जलने के बाद डायरेक्टली जो गैसेस बन रही है उसको बाहर ना भेजते हुए हमने क्या कर दिया, टरबाइन की तरफ भेज दिया और उन गैसेस की एनर्जी की मदद से हमने क्या कर दिए, टरबाइन को घुमा दिए। इससे क्या हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। देन अगर एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करें तो किस किस फॉर्म में से एनर्जी होती हुई गुजर रही है, तो सबसे पहले तो नेचुरल गैस के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसकी वजह से उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। तो उस केमिकल उसको जलाया तो हमने क्या हुआ, उससे गैसेस बनी। तो जो भी गैसेस बनी नेचुरल गैस को जलाने के बाद, तो उनके पास कौन सी एनर्जी थी भाई, उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी से हमने किसमें टरबाइन को घुमाया तो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आ गई और अल्टीमेटली उससे क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितने टाइप की एनर्जी थी, एक केमिकल, दूसरी काइनेटिक और फिर तीसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई यहाँ पर। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए हमारे नेचुरल गैस की मदद से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब इसका अगर हम पावर प्लांट का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्यूल है। फ्यूल कौन सा है भाई, फ्यूल टैंक है ये। तो फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हो, नेचुरल गैस। ठीक है, एक से फ्यूल यूज़ कर रहे हैं नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन उसके बाद इस फ्यूल को आगे भेजा जाएगा कंबशन चेम्बर में। एक सेकेंड, ये आगे भेजा जाएगा कंबशन चेम्बर में और कंबशन चेम्बर में और क्या भेजा जाता है भाई, एयर भेजा जाता है। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ग्रे कलर का, ये क्या है, एक आपका कॉम्प्रेसर है। तो ये एयर को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करके आगे भेजेगा चेम्बर के अंदर। ठीक है, कंबशन चेम्बर के अंदर। उसके बाद क्या है, आगे कंबशन चैम्बर्स में से जलने के बाद कुछ हाई एनर्जी गैसेस निकलेगी। वो हाई एनर्जी गैसेस कहाँ गिरेगी, गैस टरबाइन के ऊपर। इससे जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और गैस टरबाइन को घुमाने के बाद इन गैसेस को छोड़ दिया जाएगा बाहर किसी चिमनी के थ्रू। ओके, तो ये था आपका थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। अगली वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।